ओके, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाँ, ये वाली वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, पर आई न्यू दैट ये वीडियो तुम लोगों के काम आएगी। और इसका जो पीडीएफ है, डोंट वरी, इसका जो पीडीएफ है नीचे ही मिलेगा। मैं नीचे ही सप्लाई करूँगी, ठीक है। मैंने बहुत लोगों का सुन लिया कि दी कभी कभी टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है, कभी कभी मेरे को वो प्रॉब्लम, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि मैं पूरा का पूरा पीडीएफ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो है कि एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट एंड डेट्स हैं तुम्हारी नीट के एग्ज़ाम के लिए, उन सब का रिविज़न हम लोग एक ही बारी करने वाले हैं, ठीक है। एक ही बारी में करने वाले हैं। ज़्यादातर की ह्यूमन फिजियो में ज़रूरत नहीं पड़ती है। 11 के बॉटनी में कुछ कुछ है डेट्स एंड बट ज़्यादा 12 में है, ठीक है। ज़्यादा 12 के सिलेबस से हम लोग को डेट्स याद रखने हैं, तो पहले 12 के सिलेबस से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो भैया तुम्हें वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा अपनी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स का भैया गारंटी हम नहीं ले रहे, क्योंकि हम फिजिक्स में खास अच्छे हैं नहीं, तो तुम्हारी हेल्प हम लोग नहीं कर सकते। पर हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले देखो हमारे पास डेट्स एंड इवेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले आता है 1951 में फैमिली प्रोग्राम हुआ था। अब अगर तुम याद करो कि फैमिली प्रोग्राम में क्या हुआ था, फैमिली प्रोग्राम में एक इनिशिएटिव लिया गया था कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो कैसे अच्छा किया जाएगा, है ना। उसका इनिशिएटिव लिया गया था 1951 में, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं 1971 में। अब MTP फर्स्ट टाइम हमारे गवर्नमेंट ने अबॉर्शन प्रोग्राम्स लागू किए थे। MTP का मतलब क्या है? टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। और टर्मिनेशन कब पॉसिबल होता था? जब सोचो बच्चे को खतरा है, या माँ बच्चे दोनों को खतरा है, या तो बच्चे को कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो सही से जी नहीं पाएगा अपने फ्यूचर में। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए MTP को लाया गया। पर हाँ, इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज भी होता था, तो इसीलिए इसको पास करने के लिए कुछ सालों का वक्त लगा उनको, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1856 से 1863 में कौन आए? मेंडल जी आए। मेंडल जी कौन? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल जी आए, उन्होंने अपना काम एस्टैब्लिश किया 1856 से 1863 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है 1900 में रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि उनका जो भी इनहेरिटेंस का रिजल्ट था उसको रीडिस्कवर किया गया था, क्योंकि साइंटिस्टों को तो विश्वास नहीं होता है कि हाँ इसने इतना कुछ कुछ बता दिया, तो उसको वेरिफिकेशन करना पड़ता है। वही रीडिस्कवरी फिर से की गई थी, ठीक है। 1902 में सैटन एंड ब्रोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था, और इसी क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर इन्फ्लुएंस हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट बना था, है ना। और क्रोमोसोम्स के बारे में हमें वहाँ पे क्या पता चला था कि क्रोमोसोम्स भी जीन की तरह पेयर में होते हैं, ठीक है। 1891 में क्या हुआ था? हेनकी ट्रेस्ड स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड द सेक्स मैकेनिज्म। हमारे अंदर जो सेक्स मैकेनिज्म है उसको समझने के लिए उन्होंने एक स्पेशल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाया था। वो कब हुआ था? 1891 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है डेट्स फिर से। 1866 में क्या हुआ था? लैंगडन ने पहली बार डाउन सिंड्रोम समझाया था। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 21 में तुम्हें जब ट्राइसोमी देखने को मिलता है, उसकी वजह से तुम्हारे बॉडी में अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, तब हम उसे एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कहते हैं एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं। उसका नाम है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। 1953 में क्या हुआ था? वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था, ठीक है। 1969 में क्या हुआ था? माइशर ने पहली बार न्यूक्लियन को आइडेंटिफाई किया था। न्यूक्लियन का था एसिडिक सब्सटेंस था, इसीलिए उसका नाम न्यूक्लिक एसिड बन गया, है ना। उसका जो नाम है वो क्या बना? न्यूक्लिक एसिड बना था कि नहीं? वही न्यूक्लिक एसिड बन गया, ठीक है। उसके बाद आता है 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ग्रिफिथ भाई साहब ने क्या किया था? चूहों के साथ खेल किया था। उन्होंने 2 टाइप के स्ट्रेन्स बनाए थे ना, एस्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। और एस्ट्रेन देते वक्त क्या हुआ? विरुलेंट था, मर गया चूहा। और आर स्ट्रेन के टाइम पे क्या हुआ? बच जा रहा था। तो उन्होंने थोड़ी सी चालाकी की। उन्होंने क्या किया? एस्ट्रेन को हीट करके दे दिया, और फिर आर स्ट्रेन के साथ एस्ट्रेन को हीट करके दिया। उनको फाइनली पता क्या चला? उनको पता चला कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना। ओके, उसके बाद 1952 अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये था हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट?
कौन सा, याद करो, बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ एक बार रिएक्ट करवाया था, रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ रिएक्ट करवाया था। याद करो, रेडियो एक्टिव फॉस्फर में कौन था, रेडियो एक्टिव डीएनए था। और हम लोगों ने जब सेंट्रीफ्यूज किया था बैक्टीरियोफेज को, तब हमें क्या मिला था, उसके अंदर हमें रेडियो एक्टिव डीएनए मिला था। एंड रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर सल्फर के अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर प्रोटीन था। और प्रोटीन हमें कहाँ मिला था, प्रोटीन हमें नीचे पड़ा हुआ मिला था। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या निकाला था कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना। ओके, उसके बाद आता है 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने फिर से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बनाया, है ना। उसके बाद आते हैं 1958 में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ था, यहाँ पे लाइट एंड हेवी नाइट्रोजन की मदद से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को बनाया गया था, है ना। 1990 to 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था। ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया था, ताकि हम लोग ह्यूमन जीनोम के बेस पेयरिंग को कोड कर सके, नए नए रेप्लिकेशन समझ सके और ह्यूमन जीनोम के बारे में अधिकतर इन्फॉर्मेशन निकाल सके। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ने इसे कंडक्ट करवाया था। याद करो, सारी की सारी 12 रिविजन यही हो जाएगी तुम्हारी डेट्स के साथ साथ, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है मई 2026 क्या बोल रही हो, तो आया भी नहीं, 2006 सॉरी सीक्वेंस ऑफ द क्रोमोसोमल 1 वाज कंप्लीटेड। तो क्रोमोसोमल 1 की जो सीक्वेंस थी वो तब के टाइम पे कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। उसके साथ ही आता है 20 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, एज ऑफ द यूनिवर्स आया था। 4.5 मिलियन ईयर्स अगो क्या आया, एज ऑफ द अर्थ है। 4 बिलियन ईयर्स अगो क्या आया, लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ, ठीक है। 1953 में क्या हुआ था, मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने नेचुरल कंडीशन के अंदर देखने की कोशिश की थी कि पहला मटेरियल जो आया था या जो पहला मटेरियल था हमारी अर्थ में वो क्या था, ठीक है। उसके बाद 3 बिलियन ईयर्स बैक क्या हुआ था, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ आई थी, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, ये सब आया था। एंड 2000 ईयर्स अगो, मतलब 2000 मिलियन ईयर्स अगो क्या आया, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ आया। टोटल चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारी नीट में इस साल, ठीक है। उसके बाद है 0.4 मिलियन ईयर्स अगो क्या आया, ऑस्ट्रलोपिथेकस आया। उसके बाद 2 मिलियन ईयर्स अगो क्या आया, होमो हैबिलिस आया। 1.5 मिलियन ईयर्स अगो कौन आया, होमो इरेक्टस आया। एंड ऑलमोस्ट तुम्हारे 1 लाख से 4 लाख साल पहले क्या आया, होमो सेपियंस आए। और क्या पता है तुमको कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोग तो होमो सेपियंस से आए हैं, है ना। उसके बाद 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो हमें होमो सेपियंस एक्चुअली देखने को मिल गए थे। ये वाले नेदरलैंड के, ठीक है, नेदरलैंड क्यों बोल रही हूँ, नीदरलैंड थैलेसिस थे। सॉरी यार, आज ना मेरे टंग में पता नहीं कोई तो प्रॉब्लम हुआ है, मैं हर चीज़ को इतना प्रोनाउंसिएट करते हुए अटक क्यों रही हूँ, आई डोंट नो, आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी टुडे होली के बाद लगता है मेरा थोड़ा सा टंग प्रॉब्लम हो गया है। 1981 में एड्स पहली बार रिपोर्ट हुआ था। एड्स भैया क्या है, एड्स है एक ऐसा वायरस जो हमारी बॉडी में क्या कर सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से आरएनए से डीएनए बना सकता है। इसीलिए वो क्या करता है, वो टी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है। और टी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय जब भी वो कर देगा, हमारी इम्यूनिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर इम्यूनिटी कम हो गई तो हम लोग तो मारे जाएंगे ना। तो यही होता है एड्स में। 1981 में एड्स रिपोर्ट हुआ। 1960 के मिड में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। प्लीज़ याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1960 to 2000 में क्या हुआ, वीट प्रोडक्शन हुआ। पहली बात तो देखने यहाँ पे 11 टन्स ऑफ द 75 टन्स टू वो कन्वर्ट हुआ था। राइस प्रोडक्शन क्या हुआ था, 35 मिलियन to 89.5 मिलियन तक कन्वर्ट हुआ था। 1963 में क्या हुआ था, सोनी का कल्याण सोना वर प्रोड्यूस, दी वाज द काइंड ऑफ राइसेस, ओके। 1972 में क्या हुआ था, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय स्टैनले एंड कोहेन, हर्बर्ट बॉयर। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें देखने मिला था जो कि स्टैनले कोहेन साहब और हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था। कब बनाया था, 1972 में किया था। 1963 में क्या हुआ था, 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज वर आइसोलेटेड। दोनों एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया था, ठीक है। 1990 में क्या हुआ था, हमारे पास जो फर्स्ट जीन थेरेपी थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी। अब बताओ भैया जीन थेरेपी क्या है, देखते तुम्हें कितना याद है।
चलो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। जीन थेरेपी किया गया था एक 4 साल ओल्ड लड़की के ऊपर जिसे एडीए डेफिशिएंसी था। तो पहले उसके ऊपर क्या अप्लाई हुआ था, पहले उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज अप्लाई हो रहे थे, पर उससे काम नहीं बन रहा था। काम कब बना, उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर हम इसके एम्ब्रायनिक स्टेज में किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। इसी फेनोमेनन को हम लोग जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, याद आ गया, याद आ गया, क्या बात है। 1997 पे ट्रांसजेनिक काउ रोजी आई थी और रोजी ने हमें क्या दिया था, रोजी ने हमें दूध दिया था। उसमें क्या था, उसमें था अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, है ना। उसके बाद प्रोड्यूस मिल्क प्रोटीन एनरिच, है ना, प्रोटीन एनरिच वाला मिल्क दिया था। एटलीस्ट अगर ये भी लिखोगे तब भी चलेगा। 1992 में क्या हुआ था, अर्थ समिट आया था, रियो डी जेनेरियो। कहाँ से आए, कौन से चैप्टर से, मेरे को ज़रा कमेंट करके बताना। अगर गलत आंसर आया तो बहुत लप्पे पड़ेंगे तुम लोगों को। 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। ठीक है, उसके बाद 1974 में क्या आया था, चिपको मूवमेंट आया था। पेड़ से चिपक गए थे सारे के सारे ताकि कोई पेड़ ना काट सके, याद है ना, बिल्कुल याद है। 1980 में क्या हुआ था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया था। 1987 में क्या आया था, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल साइंड एट कनाडा। ठीक है, 1989 में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ठीक है, 1969 में क्या हुआ था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ मार्क कर लेना। मैं हाईलाइट कर दूँगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आने के चांसेस है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर दूँगी, जब तुम्हें ये ड्राइव के नीचे मिल जाएगा तब ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएगा। अरे यार, और तब ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, एवरीथिंग विल बी हाईलाइटेड। ठीक है, उसके बाद आता है ना 1892 वायरस वॉज नेम डिस्कवरी ऑफ द दिमृति इवानोस्काई। ठीक है, 1935 में क्या हुआ था, WM स्टैनले शोड द वायरस टू बी क्रिस्टलाइज। वायरस क्या हो रहा था, क्रिस्टलाइज हो रहा था। किसका ऑलमोस्ट तुमको क्या लगता है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसका भी होगा कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मुझे पता है, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें कितना पता है। 1971 में क्या हुआ था, टियोडेना डिस्कवर्ड वायरॉइड्स को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, 1938 में क्या हुआ था, श्लेडन एग्जामाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। उसने स्टडी किया कि सारे के सारे जो प्लांट्स थे ना हमारे पास, उसके डिफरेंट सेल थे। ऐसा नहीं है कि सारे सेल्स एक साथ कांस्टेंट थे। ये उन्होंने 1938 में डिस्कवर किया था। 1939 में उन्होंने क्या देखा, थियोडोर स्वान ने स्टडी किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स वर रिपोर्टेड इन द थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज की और ये भी पता लग गया कि हर एनिमल्स में तो एक ही टाइप के सेल्स नहीं होते हैं, है ना। उसके बाद है 1855, रडोल्फ वर्चोव ने ओमनी सेलुलाई सेलुला कहा था, है ना, इसको बनाया था। क्या था ये, सेल्स अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, ये उन्होंने 1855 में कहा था। ये सब तो बहुत कॉमन है, सेल से जितने भी सारे साइंटिस्ट के नाम है और जितने भी डेट्स है तुम्हें बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखते हुए तुम पहले सेल चैप्टर का सारा डेट्स जो है जॉट डाउन करके बना लो। और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग प्लीज़ ये PDF एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि इसका एक तुम चार्ट बनाओ जो तुम अपनी स्टडी टेबल के सामने रखो, ताकि तुम जब भी पढ़ने बैठो या रिवाइज करने बैठो तुम्हें सारे के सारे डेट्स याद हो जाए। ठीक है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर CUET ऑल्सो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर नीट ऑल्सो। ठीक है, CUET के लिए तो तुम्हें 11 करने की ज़रूरत नहीं है, 12 वाले डेट्स ही याद रखने। 12 वाले डेट्स पहले ही दिए हुए हैं, उसके बाद 11 वाले डेट्स दिए हुए हैं, तो तुम उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, ओके। उसके बाद 1898 कैमिलो गोर्की डिस्कवर्ड गोल्गी apparatus। उसने क्या किया, गोल्गी apparatus डिस्कवर किया। 1860 में क्या हुआ था, जीलियस वैन स्लैन ने डिस्कवर किया था हाइड्रोपोनिक्स को। 1774 में क्या हुआ था, जोसेफ पर्सले डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है 1905 में ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आया था। 1926 में गिब्रेलिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय ई कोलारोसा। अरे यार क्या लिखा है मैंने, पूरोसल्वा, मेरी चश्मा पहनना पड़ेगा मेरे को। 1955 में क्या होता है, मिलर एट ऑल ने आइडेंटिफाई किया था क्रिस्टलाइज साइटोकाइनिन को। ठीक है, 1910 में क्या हुआ था, H कजन्स डिस्कवर्ड इथिलीन को। इथिलीन को डिस्कवर किया गया था 1910 में, मतलब सोचो कितना लेट डिस्कवर हुआ था वो। अच्छा, मैं ज़रा बता दूँ डेट्स है, पर उसके पहले मैं ज़रा बता दूँ, बहुत लोगों ने मुझे कहा दी क्रेब साइकिल को याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है। उसके साथ ही साथ मुझे ग्लाइकोलाइसिस यानी कि जो
एक्चुअल ग्लाइकोलाइसिस है, उसकी टेबल वार याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये रहा मेरा बनाया हुआ Krebs साइकिल, इसे तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इसे या तो तुम स्क्रीनशॉट लो इसी वक्त, या तो चाहे तुम स्क्रीनशॉट ले लो, या तो चाहे तुम इसको पीडीएफ में जब एक्सेस कर रहे हो तब इसे पूरा जॉट डाउन करके अपने हाथों से बनाना, उसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ना। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ इससे खूबसूरत Krebs साइकिल तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे देखो सारे के सारे एंजाइम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे सारे के सारे एंजाइम्स लिखे हुए हैं, कौन कहाँ पे क्या क्या कर रहा है, एवरीथिंग इज रिटन। अरे भैया एवरीथिंग इज रिटन, सी एवरीथिंग आई हैव रिटन, कौन कहाँ पे कौन से। और यहाँ पे मैंने एक्चुअल कंक्लूजन तक लिख दिया है, मैंने यहाँ पे कंक्लूजन तक लिख दिया है। तो इसको देखने के बाद, इस वाले को देखने के बाद तुम्हें ग्लाइकोलाइसिस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिक्कत होने की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम दिक्कत फेस कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल के ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, जहाँ पे मैं पूरा का पूरा समझाऊंगी एनसीईआरटी से एकदम फ्रेश लिख के, और तुम्हें समझ पक्का आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेट पे। 1902 में मियोसिस क्रोमोसोमल मूवमेंट हुआ था, ठीक है। 1938 में क्या हुआ था, एवोल्यूशन हुआ था ऐसे सीलेंट इन फिश में। 1981 में क्या हुआ था, एड्स रिपोर्ट हुआ था। अरे मैंने ये 2 बार क्यों लिख दिया। 1983 में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक हमने देखा था, ह्यूमुलिन देखा था, यानी कि एली लिली इंसुलिन वाला केस देखा था। क्या हुआ था, एली लिली आके उन्होंने क्या किया था, हमारे पास पहले इंसुलिन था, हम क्यों काम नहीं लगा पा रहे थे, हमने पहले किससे लिया था, हमने पहले स्लॉटर से लिया था। स्लॉटर से लेने के बाद हमें एलर्जी हुआ, तो हमने सोचा कि ऐसे तो नहीं ले सकते, फिर हमने सोचा कि डाइजेस्ट कर लेंगे। तो अगर इंसुलिन डाइजेस्ट ही हो जाएगा तो काम कैसे करेगा, काम नहीं कर पाएगा। एली लिली आई, उन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, किसकी मदद से, उन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया PBR32 की मदद से, है ना, 322 की मदद से, PBR322 की मदद से उन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, और उसमें से क्या किया, उसमें से सी पेप्टाइड बॉन्ड को हटा दिया और वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड अटैच कर दिया, जिसकी वजह से वो ह्यूमन फंक्शनल इंसुलिन बन गया। और उसी इंसुलिन को हम लोग इतनी दिनों से इंडिया में ऑल ओवर यूज़ करते हुए आ रहे हैं। पर इन्वेंशन किसका था, एली लिली का था, उन्होंने पहली बार बायोटेक का इस्तेमाल करके इस चीज़ को बनाया था, है ना। तुम्हारा पूरा क्लास 12 यहाँ पे रिविजन हो रहा है, 1 लाइक पढ़ना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 1983 में ह्यूमुलिन हम लोग को मिल गया था। 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मिला था, कहाँ पे है ये, सेल में है, याद है, याद रहना भी चाहिए। 1961 है तो 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था, किसे, मेरविथ केविन वॉटसन ने एंड क्रिक वॉटसन एंड क्रिक वॉल्किंस ने, इन लोगों ने नोबेल प्राइज़ जीता था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये तुम्हें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी दिख जाएगा, ओके। 1954 में क्या हुआ था, रामचंद्रन ने ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ प्रोटीन बनाया था जिसमें कोलाजन भी प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद आता है 1945, ठीक है, फ्लेमिंग चेन फ्लोरे नोबेल प्राइज़ जीते थे। यहाँ पे नोबेल प्राइज़ वाले साल को प्लीज़ याद रखो यार, क्योंकि नोबेल से प्राइज़ कभी कभी पूछ लेता है, क्या पता पूछ लेगा तुमसे कि नोबेल प्राइज़ कब मिला। अब तुम सोचते रह जाओगे, हे भगवान मेरे को पता तो है नोबेल प्राइज़ मिला, पर कौन से डेट पे मिला मैं तो वो भूल गई। वो तो बहुत अफसोस होता है, मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि मुझे फेनोमेना पता है पर डेट पता नहीं है। तो बायो में डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इतने दिन नहीं होते थे पर नीट धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, तो बायो में भी डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेक श्योर तुम डेट्स को कर लो, ठीक है। 1665 में क्या होता है, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। 1972 में क्या हुआ था, वायरोइड्स टीओ डायनर ने डिस्कवर किया, ये भी मैंने रिपीट कर दिया, क्या बात है, क्या कर रही हूँ, यहाँ देखो मैंने ऑक्सीजन भी रिपीट कर दिया, क्या रे बाबा मैं क्या कर रही हूँ। 1774 में रोल ऑफ द एयर ग्रोथ इन प्लांट्स हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया था। 1891 में हैंकिंग भाई साहब ने डिस्कवर किया था एक्सरे बॉडी, ठीक है। 1903 में कार्ल कोहेन ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर हम लोगों को इन्वेंशन दी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें क्या पता चला था कि ये क्या कर रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस को वायलेट कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियोज बिल्कुल सेम आ रहे थे, जो कि आना नहीं चाहिए था, है ना, जो कि आना नहीं चाहिए था। उसके बाद ही बात इसके अंदर एक इंटरमीडिएट कलर आ रहा था, क्या आ रहा था, इंटरमीडिएट कलर, यानी कि हम लोग जब यहाँ पे क्या कर रहे थे, रेड और वाइट को जब हम लोग मिक्स कर रहे थे तब यहाँ पे पिंक कलर आ रहा था, यानी कि यहाँ पे तो रेड डोमिनेंट था तो आना तो रेड ही चाहिए था, पर आ कौन गया, पिंक आ गया। तो ये क्या कर रहा था, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को वायलेट कर रहा था, है ना, तो यही हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो वी आर डन
वाओ, वी आर डन। हमने 19 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन किया है क्लास 12 का, क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स भी रिकॉर्ड कर लिया है। और इसके साथ ही आज का वीडियो होता है समाप्ति। तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तुम्हें टेलीग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं फिर भी बोलूँगी, अच्छे रिसोर्सेज चाहिए तो टेलीग्राम में आओ, ठीक है। मैं फिर भी बोलूँगी टेलीग्राम में आओ अगर अच्छे रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि भैया टेलीग्राम पे जो मैं शेयर कर पाती हूँ ना, वो मैं हमेशा यूट्यूब में ऑन यूट्यूब शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है एक यूट्यूब वीडियो बनाने वक्त, ठीक है। तो बहुत सारी रिसोर्सेज ऐसी होती है जो कॉपीराइट स्ट्राइक या तो कुछ भी पड़ सकता है उसके ऊपर, वो सारे रिसोर्सेज तो तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेंगे, है ना। और वो भी मेरे को पर्सनली डीएम करने के बाद मिलेंगे, क्योंकि ग्रुप में मैं नहीं दे सकती, मेरे ग्रुप के ऊपर स्ट्राइक पड़ जाएंगे, बच्चों ग्रुप को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मैं वो रिस्क नहीं लूँगी, ठीक है। और सबको हैप्पी होली। मैं थोड़ा सा बाहर भी गई थी इन कुछ दिनों में, तो मैं थोड़ा सा बाहर थी, बिज़ी थी, तो सबको हैप्पी होली। सबने बहुत अच्छे से आई होप तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और प्लीज़ यार हार मत मान जाओ। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अभी मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, दे आर लूजिंग होप्स बिकॉज उनको लगता है क्लास 12 ख़त्म तो हो गया है पर 11 ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम 2 अप्रैल को है, जो कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस है। इस एग्ज़ाम के पहले भी तुम लोगों के पास 1 हफ्ते का टाइम है। देखा जाए तो नेक्स्ट ट्यूसडे यानी कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम्स हैं। अभी भी चाहो तो तुम लोग मैराथन से आराम से क्लास 11 कंप्लीट करके 2 अप्रैल से 2 मई तक का एक रिविजन प्लान बना सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट, नॉट माई माइंडसेट, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि कर लोगे, पर अगर तुम नहीं सोचोगे कि कर लोगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू ऑल पीपल टू गो इन मेडिकल कॉलेज, एंड मैं चाहती हूँ कि हर कोई आके मेरे को मिठाई खिलाए। तो ऑब्वियसली करते जाओ, एवरीथिंग हैज़ अ साइड। और हाँ, नीट ज़िंदगी नहीं है, नीट ज़िंदगी नहीं है, नीट ज़िंदगी का एक पार्ट है, ठीक है। अगर नीट ना हो तो कुछ और होगा। मैंने बहुतों को देखा है नीट किए बिना कहीं और चले गए, यानी कि अगर वो नीट देते, क्वालिफाई कर जाते, तो वो ज़िंदगी नहीं होती जो आज वो लोग जी रहे हैं, है ना। तुमने भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो नीट ज़िंदगी नहीं होती, नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है जो हमारी ज़िंदगी का पार्ट होता है, ठीक है। ये खुद को अडेप्ट करना सिखाओ, क्योंकि मम्मी पापा तो एक टाइम के बाद समझ जाएंगे, पर अगर खुद का दिल नहीं सीखेगा तो कभी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। ओके, बहुत मज़ा आया आज की क्लास में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।